वेलकम। आज हम एक ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतर रहे हैं जो इंडियन इनकम टैक्स लॉ के लिए एक्सट्रीमली क्रूशल है। जी हाँ। ये कॉन्सेप्ट है डाइवर्शन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम। फंडामेंटली ये इस बात का डिटर्मिनेशन है कि कब कोई पेमेंट आपकी टोटल इनकम का हिस्सा बनने से पहले ही लीगली अलग हो जाती है वर्सेस कब वो इनकम रिसीव होने के बाद सिर्फ एक एक्सपेंडिचर या ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट मानी जाती है। Absolutely. This is indeed a fascinating intersection of taxation principles and civil law obligations. For instance, obligations like paying maintenance under a court decree. राइट। और इस critical distinction को thoroughly understand करने के लिए we must delve deep into the pivotal Supreme Court case Commissioner of Income Tax versus Seetal Das Tirath Das। ये 1961 का लैंडमार्क डिसीजन है। हाँ, सुना है इसके बारे में। काफी फाउंडेशनल केस है शायद। फाउंडेशन है इंडिया में, एस्टैब्लिशिंग व्हाट इज फेमसली नोन एज द ट्रू टेस्ट। इसके बिना ये कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है। तो मिशन बिल्कुल क्लियर लग रहा है। इन सोर्सेज के थ्रू शीतल दास तीरथ दास केस को मेटिकुलसली डाइसेक्ट करना है, उसमें डिस्कस किए गए दूसरे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स को समझना है, स्पेशली वो कॉन्ट्रास्ट जो आपने मेंशन किया लाइक बिजॉय सिंह धूधीरा और पीसी मुल्लिक जैसे केसेस, और अल्टीमेटली उस ट्रू टेस्ट को प्रिसाइजली ग्रास्प करना है जो डिसाइड करता है कि इनकम लीगली डाइवर्ट हुई या सिर्फ अप्लाई की गई। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लीगल एक्सप्लोरेशन। साउंड्स गुड। लेट्स बिगिन विद द कोर फैक्ट्स। शीतल दास तीरथ दास केस में हुआ क्या था एग्जैक्टली? असेसी कौन थे? क्लेम क्या था? हाँ, तो असेसी थे शीतल दास तीरथ दास, बॉम्बे से। हाँ। उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थे, प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट और एक फर्म में हिस्सा भी था। ओके। असेसमेंट ईयर्स 1953-54 और 54-55 के लिए उनकी टोटल इनकम कंप्यूट हुई थी रफली ₹50,000 एंड 55,000 के आसपास। अब इस कंप्यूटेशन पर उन्हें कोई डिस्प्यूट नहीं था। अच्छा। लेकिन उन्होंने इस टोटल इनकम में से डिडक्शन क्लेम किया। पहले साल के लिए ₹1350 और दूसरे साल के लिए काफी सब्सटैंशियल अमाउंट था ₹18,000। 18,000 किस चीज का रिडक्शन था ये? ये अमाउंट्स वो अपनी एस्ट्रेंज्ड वाइफ बाई देदी बाइन और अपने बच्चों को मेंटेनेंस के लिए मंथली पे कर रहे थे, और ये पेमेंट एक बॉम्बे हाई कोर्ट के कंसेंट डिक्री के परसुएंट था, सूट नंबर 102 ऑफ 1951 डेटेड March 11, 1953। कंसेंट डिक्री। ओके, तो कोर्ट ऑर्डर था प्रॉपर। जी हाँ, और यहाँ पर द मोस्ट क्रूशियल फैक्चुअल अंडरपिनिंग जो पूरे केस का लीगल ट्रेजेक्ट्री डिटरमिन करता है वो शीतल दास जजमेंट के पैराग्राफ 3 में एक्सप्लिसिटली हाईलाइटेड है। क्या पॉइंट था वो? पॉइंट ये था कि no charge on the property of the assessee was created by the decree in favor of the wife or the children। मतलब इस मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन को सिक्योर करने के लिए सितारा दास की किसी भी प्रॉपर्टी पर इमूवेबल या अदरवाइज कोई स्पेसिफिक लीगल चार्ज नहीं था। नो चार्ज, यही की पॉइंट था। बिल्कुल, इसी फंडामेंटल रीजन की वजह से इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी ITAT ने इनिशियली उनका डिडक्शन क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? उनका रीजनिंग क्या था? उनका रीजनिंग जैसा पैराग्राफ 3 में कोट किया गया है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उन्होंने कहा दिस इज अ केस प्योर एंड सिंपल वेयर एन assessee is compelled to apply a portion of his income for the maintenance of persons whom he is under a personal and legal obligation to maintain. The Income Tax Act does not permit of any deduction from the total income in such circumstances. Basically उन्होंने कहा कि ये application of income है। गॉट इट। इनकम मिली फिर अप्लाई की। एग्जैक्टली और ट्रिब्यूनल ने ये भी पॉइंट आउट किया कि सेक्शन 91 IV ऑफ द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1922 जो स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज से रिलेटेड डिडक्शंस की बात करता था वो यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं था क्योंकि चार्ज था ही नहीं। राइट। लेकिन फिर हाई कोर्ट ने डिडक्शन अलाउ कर दिया था इनिशियली। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाई कोर्ट ने जब मैटर रेफरेंस पर गया तो ट्रिब्यूनल से डिसएग्री किया और डिडक्शन अलाउ कर दिया। उन्होंने काफी रिलाई किया था अर्लियर बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग्स पर, जैसे सेथ मोतीलाल मनेकचंद का केस। अच्छा, इसलिए फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। कमिश्नर अपील में गए होंगे। प्रिसाइजली, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे इशू को सेटल किया। तो ये चार्ज का ना होना, द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक लीगल मैकेनिज्म, इतना मॉन्यूमेंटली सिग्निफिकेंट क्यों था फिर टैक्स पर्सपेक्टिव से? ये तो बड़ा टेक्निकल पॉइंट लगता है। देखिए, टेक्निकल जरूर है पर टैक्सेशन में ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स ही क्रक्स बन जाते हैं।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स और लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स को दोबारा देखना पड़ा। एंड दिस इज वेयर द लीगल डॉक्ट्रिन गेट्स रियली फैसिनेटिंग। कैसे? किन केसेस को देखा सुप्रीम कोर्ट ने? करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी के लिए प्रिवी काउंसिल के डिसीजंस का सहारा लिया ताकि दो अपोजिंग कॉन्सेप्ट्स को शार्पली डिलिनिएट किया जा सके। पहला कॉन्सेप्ट, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। ओके। इसका प्राइम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है राजा बिजॉय सिंह दुधूरिया वर्सेस सीआईटी का केस, 1933 का प्रिवी काउंसिल डिसीजन। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में राजा ऑफ पचेती को एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री के अंडर अपनी स्टेप मदर को मेंटेनेंस देना था 1100 रुपए पर मंथ। ये एक सूट फॉर मेंटेनेंस से अराइज हुआ था। ठीक है। लेकिन यहाँ द क्रिटिकल डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, द गेम चेंजर ये था कि कोर्ट डिक्री ने एक्सप्लिसिटली इस मेंटेनेंस अमाउंट को अ चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टीज इन द हैंड्स ऑफ द राजा डिक्लेयर किया था। अच्छा, तो यहाँ प्रॉपर्टीज पर स्पेसिफिक चार्ज था। एग्जैक्टली। एक स्पेसिफिक लीगल इनकम्ब्रेंस था प्रॉपर्टीज पर इस पेमेंट के लिए। तो इस चार्ज के होने से क्या फंडामेंटल लीगल डिफरेंस आया फिर? हाउ डिड इट इम्पैक्ट द राजा's टैक्स लायबिलिटी? It made all the difference legally and fiscally. प्रिवी काउंसिल ने लॉर्ड मैकमिलन के शब्दों में, जैसा सीतलदास जजमेंट के पैराग्राफ 6 में एक्सटेंसिवली कोट किया गया है, ये होल्ड किया कि ये पैसा जो राजा कलेक्ट कर रहे थे वो कभी उनकी इनकम बना ही नहीं इन द आईज ऑफ द लॉ। उनकी इनकम थी ही नहीं, इवन दो वो कलेक्ट कर रहे थे। हाँ, लेट मी ट्राई टू पैराफ्रेज द कोर लॉजिक जो प्रिवी काउंसिल ने दी और सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया। उन्होंने कहा कि जब इनकम टैक्स एक्ट ऑल इनकम पर चार्ज लगाता है तो उसका मतलब वो इनकम है जो इंडिविजुअल तक एज इनकम पहुंचती है। इस केस में बिजॉय सिंह दुधूरिया में कोर्ट डिक्री ने राजा के पूरे रिसोर्सेज पर स्टेप मदर के स्पेसिफिक पेमेंट का चार्ज लगाकर उस हद तक उनकी इनकम को उनसे डाइवर्ट कर दिया था और स्टेप मदर की तरफ डायरेक्ट कर दिया था। इसलिए उस हद तक जो वो उनके लिए रिसीव करते हैं वो उनकी इनकम नहीं है। वाओ, दैट्स पावरफुल। तो डाइवर्जन डॉक्ट्रिन बेसिकली यहीं से एस्टैब्लिश हुई। बिल्कुल। The idea कि income can be legally intercepted and redirected before it reaches the assessee due to an overriding title or charge imposed upon the very source of that income. Privy Council ने इस distinction को और भी precisely clarify किया था, ये कहकर कि ये राजा द्वारा अपनी इनकम का किसी पर्टिकुलर वे में एप्लीकेशन का केस नहीं है, बल्कि उनके रेवेन्यू से एक सम का एलोकेशन है बिफोर इट बिकम्स इनकम इन हिज हैंड्स। गॉट इट। सो डाइवर्जन मतलब इनकम स्ट्रीम सोर्स पर ही रीराउट हो गई बिकॉज ऑफ अ सुपीरियर लीगल क्लेम लाइक अ चार्ज। राइट। असेसी सिर्फ एक पाइपलाइन है, उस पोर्शन का ओनर नहीं। इसका स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्या है फिर? व्हाट्स द अदर साइड ऑफ द कॉइन? इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया दूसरे इन्फ्लुएंशियल प्रिवी काउंसिल रूलिंग को, पीसी मुलिक वर्सेस सीआईटी 1938 का केस। ये सीतलदास जजमेंट के पैराग्राफ 7 में डिस्कस्ड है। पीसी मुलिक में क्या फैक्ट्स थे? एक्यूटर्स ऑफ अ विल ने उन्हें डायरेक्ट किया था कि वो कुछ खर्चे करें अद्या श्राद्ध के लिए, डिसीज्ड के लिए एक रिलीजियस सेरेमनी, आउट ऑफ द एस्टेट्स इनकम। एग्जीक्यूटर्स ने इस खर्चे को एस्टेट की इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम किया और वो डिडक्शन डिसअलाउ हो गया। क्यों? क्योंकि जैसा प्रिवी काउंसिल ने ऑब्जर्व किया और पैराग्राफ 7 में नोटेड है, it was not a case in which a portion of the income had been diverted by an overriding title. तो ये एप्लीकेशन क्यों था? ये एप्लीकेशन इसलिए था क्योंकि इनकम पहले फुल्ली अक्रू हुई और एग्जीक्यूटर्स ने रिसीव की उनकी कैपेसिटी में एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एस्टेट, और फिर उन्होंने उस रिसीव्ड इनकम को टेस्टेटर की डायरेक्शंस के अनुसार ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए अप्लाई या यूटिलाइज किया। इनकम को अपस्ट्रीम किसी चार्ज या ओवरराइडिंग टाइटल ने इंटरसेप्ट नहीं किया था, वो पहले रिसीव हुई और फिर डाउनस्ट्रीम खर्च हुई एक ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए। That's quite a subtle but critical difference. मतलब सब इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्लिगेशन लीगली इनकम स्ट्रीम से कब अटैच होती है, रिसीट से पहले डाइवर्जन या रिसीट के बाद एप्लीकेशन। तो सीतलदास जजमेंट में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने सिर्फ इन दो प्रिवी काउंसिल केसेस को ही नहीं देखा होगा। आई अज्यूम उन्होंने इंडियन हाई कोर्ट्स के व्यूज भी रिव्यू किए होंगे टू सी इफ देयर वाज कंसिस्टेंसी और कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस।
जी हाँ, जस्टिस हिदायतुल्लाह जो अपने मेटिकुलस अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक सरो रिव्यू किया सेवरल रेलेवेंट इंडियन हाई कोर्ट प्रेसिडेंट्स का, ये देखने के लिए कि ये डॉक्ट्रिन्स, पर्टिकुलरली चार्ज की नेसेसिटी फॉर डाइवर्जन, अलग-अलग ज्यूरिसडिक्शंस में कैसे इंटरप्रेट और अप्लाई हो रही थी। फॉर इंस्टेंस, कुछ एग्जाम्पल्स? जैसे कि उन्होंने दीवान किशन किशोर वर्सेस सीआईटी 1933 का लाहौर हाई कोर्ट केस सितालदास के पैराग्राफ 8 में मेंशन है। यहाँ एक इम्पार्टेबल एस्टेट के जूनियर मेंबर को दिया जाने वाला अलाउंस का सवाल था, जो कस्टम और एक आर्बिट्रेशन अवार्ड पर बेस था। ओके। लाहौर हाई कोर्ट ने इस अलाउंस को इन एसेंस एक तरह का चार्ज माना एस्टेट पर। इसलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि इनकम का ये पोर्शन डाइवर्ट हो गया था सीनियर मेंबर असेसी तक पहुंचने से पहले, और डिडक्शन परमिसिबल था। ये चार्ज लीड्स टू डाइवर्जन प्रिंसिपल को सपोर्ट करता था। ठीक है। और कोई केस? फिर था सीआईटी वर्सेस डीआर नाइक, 1939 का बॉम्बे हाई कोर्ट केस, सितालदास के पैराग्राफ 10 में डिस्कस्ड है। यहाँ विडोज को मेंटेनेंस दिया जा रहा था एक डिक्री के तहत, और क्रूशली डिक्री ने मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर्टीज पर चार्ज क्रिएट किया था जो असेसी को इनहेरिट हुई थी। तो यहाँ भी चार्ज था। हाँ, तो बिजॉय सिंह दधुरिया की लॉजिक फॉलो करते हुए डिडक्शन अलाउ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सितलदास में नाइक केस में अप्लाई किए गए प्रिंसिपल को एक्सप्लिसिटली अप्रूव किया, हाई कोर्ट की फाइंडिंग को कोट करते हुए। If there be an overriding obligation which creates a charge and diverts the income to someone else, a deduction can be made. इसने फिर से चार्ज और डाइवर्जन के क्रिटिकल लिंक को रीइंफोर्स किया। लेकिन फिर वो कॉन्ट्रास्टिंग केस भी था ना, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितलदास केस में इनिशियली रिलाई किया था, मोतीलाल मानिकचंद वाला। हाँ बिल्कुल, सेथ मोतीलाल मानिकचंद वर्सेस सीआईटी 1957 का बॉम्बे हाई कोर्ट केस सितलदास के पैराग्राफ 15 में क्रिटिकली एग्जामिन्ड है। यहाँ एक पार्टीशन डीड थी जिसमें पार्टनर्स को मैनेजिंग एजेंसी कमीशन का एक हिस्सा एक ही वाइफ भागीरथी बाई को देना था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस चागला के अंडर डिडक्शन अलाउ कर दिया था। उनकी रीजनिंग क्या थी? चार्ज था यहाँ। उनकी रीजनिंग थोड़ी अलग थी। उन्होंने कहा, इट इज सफिशिएंट इफ वी कम टू द कंक्लूजन दैट भागीरथी बाई हैड अ लीगल एनफोर्सेबल राइट and that the partner was under a legal obligation to pay that amount. उन्हें लगा कि एक legally enforceable right to receive payment ही diversion के लिए काफ़ी है और एक formal charge ज़रूरी नहीं है unless specifically section 9(1) IV का केस हो। सीजे चागला ने ये भी नोट किया था कि वो मान सकते हैं कि ये चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करता है, पर उनके ओपिनियन में ये डिसाइड करना ज़रूरी नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस व्यू से एग्री नहीं किया सितलदास में। Essentially no. सुप्रीम कोर्ट ने सितलदास में अपने फाइनल रूलिंग और रीजनिंग से इम्प्लिसिटली इस डाइल्यूशन से डिसएग्री किया जो मोतीलाल मानिकचंद में प्रपोज किया गया था। उन्होंने इफेक्टिवली रीअफर्म किया कि जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ डाइवर्जन बाय ओवरराइडिंग टाइटल के लिए सेक्शन 914 के स्पेसिफिक प्रोविजन के बाहर एक एक्चुअल ओवरराइडिंग चार्ज या टाइटल जो इनकम को सोर्स पर ही इंटरसेप्ट करे वो जरूरी है। सिर्फ एक सब्सिक्वेंट लीगली इन्फोर्सेबल राइट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द एसेसीज इनकम काफी नहीं है। तो इतने सारे प्रेसिडेंट्स को केयरफुली सिफ्ट करने के बाद, आफ्टर वेइंग द प्रिवी काउंसिल रूलिंग्स एंड वेरियस हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशंस, व्हाट वाज द डिफिनिटिव कंक्लूसिव लीगल टेस्ट, द ट्रू टेस्ट जैसा आपने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्रिस्टलाइज किया सितलदास केस में? सो व्हाट डज दिस ऑल अल्टीमेटली बॉयल डाउन टू? जस्टिस हिदायतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस जजमेंट डिलीवर करते हुए सितलदास में इस ट्रू टेस्ट को एक्सेप्शनल क्लैरिटी और प्रिसिजन के साथ आर्टिकुलेट किया सेमिनल पैराग्राफ 16 में। उन्होंने कहा, और ये बेडरॉक प्रिंसिपल है, इन आवर ओपिनियन the true test is whether the amount sought to be deducted in truth never reached the assessee as his income. Obligations, no doubt, there are in every case, but it is the nature of the obligation which is the decisive fact. Nature of the obligation. हाँ, ये स्टेटमेंट पावरफुली अंडरस्कोर करता है कि सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन का होना सफिशिएंट नहीं है डाइवर्जन क्लेम करने के लिए। क्रिटिकल डिटर्मिनेंट है उस ऑब्लिगेशन का नेचर क्या। वो इस तरह ऑपरेट करता है कि वो इनकम को असेसी के पास अक्रू होने से ही रोक देता है, क्या वो इनकम के लीगली असेसी में वेस्ट होने से पहले अटैच होता है? दैट इज द की क्वेश्चन। और इस नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने और क्या कहा? हाउ डू वी प्रैक्टिकली डिफरेंशिएट?
उन्होंने उसी क्रूशल पैराग्राफ 16 में आगे इलैबोरेट किया, दोनों सिनारियोज के बीच एक शार्प फंक्शनल डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हुए। There is a difference between an amount which a person is obliged to apply out of his income and an amount which by the nature of the obligation cannot be said to be a part of the income of the assessee. Whereby the obligation income is diverted before it reaches the assessee, it is deductible. But where the income is required to be applied to discharge an obligation after such income reaches the assessee, the same consequence in law does not follow. मतलब अगर इनकम पहुंचने से पहले डाइवर्ट हो गई तो डिडक्टेबल है, अगर पहुंचने के बाद अप्लाई हुई तो नहीं। करेक्ट। और फिर उन्होंने डाइवर्जन सिनेरियो को परफेक्टली कैरेक्टराइज किया, ये इलस्ट्रेट करते हुए कि असेसी का रोल ऐसे केस में क्या होता है। It is a case where the income never reaches the assessee, who, even if he were to collect it, does so not as part of his income, but foreign on behalf of the person to whom it is payable. Basically, एक ट्रू डाइवर्जन केस में assessee सिर्फ एक कलेक्टर, एक कॉन्ड्यूट या एक एजेंट की तरह एक्ट करता है, जो ऐसी इनकम पास ऑन कर रहा है जो लीगली किसी और की है ड्यू टू अ प्री एग्जिस्टिंग सुपीरियर क्लेम और चार्ज जो सोर्स पर ही एस्टैब्लिश्ड है। Okay, that clarifies the test itself brilliantly. तो अब इस क्रिस्टल क्लियर ट्रू टेस्ट को शीतल दास तिरदास के स्पेसिफिक फैक्ट्स पर अप्लाई करें, वो मेंटेनेंस पेमेंट्स अंडर द कंसेंट डिक्री विदाउट अ स्पेसिफिक चार्ज, तो फाइनल आउटकम क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट ने उनके पेमेंट को कैसे क्लासिफाई किया? सुप्रीम कोर्ट ने अनइक्विवोकली कंक्लूड किया कि शीतल दास का केस एप्लीकेशन ऑफ इनकम का था, नॉट डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। क्यों? रीजन क्या दिया फाइनल? क्योंकि जबकि मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन जो कंसेंट डिक्री से आ रही थी वो अनडाउटेडली शीतल दास पर लीगली बाइंडिंग थी, फंडामेंटली वो एक पर्सनल ऑब्लिगेशन रही। क्रिटिकली, जैसा पहले एस्टैब्लिश हुआ, उस डिक्री ने उनकी किसी भी प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक इनकम सोर्स पर कोई ओवरराइडिंग चार्ज क्रिएट नहीं किया था वाइफ या चिल्ड्रन के फेवर में। हाँ, ये पॉइंट तो क्लियर था। इसलिए उनके वेरियस सोर्सेज से इनकम पहले शीतल दास तीरथ दास को एक्रू हुई और उन्होंने रिसीव की एज इज ओन इनकम, वो लीगली उनमें वेस्ट हुई। पहले इनकम को रिसीव करने के बाद वो डिक्री के अंडर ओब्लाइज थे कि उस इनकम का एक पोर्शन अप्लाई करें अपनी फैमिली को मेंटेन करने की, पर्सनल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने के लिए। फाइनल फाइंडिंग जो पैराग्राफ 16 में आर्टिकुलेटेड है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। In our opinion, the present case is one in which the wife and children received a portion of the income of the assessee after the assessee had received the income as his own. The case is one of application and not a case in which by an overriding charge the assessee became only a collector of another's income. तो उनका केस पीसी मुलिक एप्लीकेशन के रूल में आया, विजय सिंह दूधुरिया डाइवर्जन के रो में नहीं। Precisely. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अपील अलाउ की, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन रिवर्स किया और डिफिनिटिवली होल्ड किया कि शीतल दास तीरथ दास द्वारा क्लेम किया गया मेंटेनेंस पेमेंट्स का डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर परमिसिबल नहीं था। तो इस कॉम्प्लेक्स लीगल रीजनिंग को प्रैक्टिकल टर्म्स में ट्रांसलेट करें तो बॉटम लाइन क्या है? टेक अवे तो काफी स्टार्ट लग रहा है। मतलब अगर कोई पेमेंट टैक्सेबल इनकम का हिस्सा ना मानी जाए ऑन द ग्राउंड्स की वो डाइवर्ट हो गई है, तो उस पेमेंट के पीछे एक लीगली बाइंडिंग ओवरराइडिंग चार्ज या सुपीरियर टाइटल एक्सप्लिसिटली लिंक्ड टू द सोर्स ऑफ इनकम होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, राइट? बिल्कुल। वो चार्ज या टाइटल इनकम को इफेक्टिवली सोर्स पर ही बिफोर द इनकम लीगली रीचेस और वेस्ट्स इन द एसएससी डाइवर्ट करना चाहिए। और अगर इनकम पहले एसएससी को रिसीव हो गई है और फिर उस रिसीव्ड इनकम से कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन फुलफिल की जाती है, चाहे वो कोर्ट ऑर्डर्ड मेंटेनेंस हो बिना चार्ज के, लोन रीपेमेंट हो या कुछ और, तो वो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इनकम है और जनरली उस पर टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट, वो सिर्फ एप्लीकेशन है और डिडक्टेबल नहीं होगा अनलेस ऑफ कोर्स कोई स्पेसिफिक डिडक्शन किसी दूसरे सेक्शन के अंडर परमिटेड हो इनकम टैक्स एक्ट में। जैसे पुराने एक्ट में सेक्शन 91 IV था चार्ज्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, या आज के एक्ट में कोई रेलेवेंट प्रोविजन हो। Precisely. What's truly fascinating here is शीतल दास जजमेंट पावरफुली अंडरस्कोर करता है कि सिर्फ एक लीगली इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन का होना, इवन वन मैंडेटेड बाय अ कोर्ट डिक्री, डाइवर्जन के लिए काफी नहीं है। उस ऑब्लिगेशन का नेचर, उसकी टाइमिंग और उसका कनेक्शन इनकम के सोर्स से पैरामाउंट है। नेचर इज की। हाँ,
क्या वो एक सुपीरियर क्लेम क्रिएट करता है जो इनकम को बिफोर इट लीगली बिकम्स द असेसीज ओन इंटरसेप्ट करता है? अगर जवाब यस है, जो टिपिकली एक चार्ज या सिमिलर ओवरराइडिंग टाइटल से एविडेंट होता है, तो डाइवर्जन। अगर जवाब नो, मतलब ऑब्लिगेशन है कि इनकम रिसीव होने के बाद उसे पे करना है, तो एप्लीकेशन। ये सीतादास प्रिंसिपल आज भी इंडियन टैक्स ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक कॉर्नरस्टोन, एक फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन है। और ये लीगल फॉर्म की इंपॉर्टेंस दिखाता है टैक्सेशन में। Absolutely. Legal form significantly impacts tax substance. If we connect this to the bigger picture, it really demonstrates how deeply the precise legal mechanics of an obligation can influence its ultimate tax treatment. Is definitely a very fine, maybe even razor-thin legal distinction, लेकिन इसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस टैक्स पेयर्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट होगा कि एक कोर्ट ऑर्डर्ड मेंटेनेंस पेमेंट के बावजूद टैक्स डिडक्शन अलाउ ना हो, सिंपली बिकॉज डिक्री में वो चार्ज वर्ड यूज नहीं हुआ या स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्रिएट नहीं हुई। सीम्स लाइक अ पोटेंशियल पिटफॉल इन It's true. इससे काफी लिटिगेशन हुई है और केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है अग्रीमेंट्स और डिक्रीज में, जहां टैक्स इम्प्लीकेशन सिग्निफिकेंट है। और ये इंड्यूरिंग डिस्टिंक्शन आज के इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड में आगे की सोच भी प्रोवोक करता है। This raises an important question. क्या? With the proliferation of sophisticated financial instruments, complex trust structures, जहां distributions preset conditions पर based हैं, या even automated digital payment mandates जो algorithmically income streams को source पर ही split कर देते हैं smart contracts के basis पर, ऐसे में वो traditional सितलदास true test जो एक अलग era में conceive हुआ था, कैसे apply होगा? इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या ये नए टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्ट्रक्चर्स फंक्शनली ओवरराइडिंग टाइटल या चार्ज के इक्विवेलेंस क्रिएट कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज या रिफाइन करें? क्या ये डाइवर्जन और एप्लीकेशन के बीच की लाइंस को और भी ब्लर कर सकते हैं? That's certainly something worth mulling over for legal minds, tax professionals, and even technologists जो इस evolving financial landscape को navigate कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स और मॉडर्न कम्प्लेक्सिटीज का इंटरेक्शन, और इसी के साथ हमारा आज का ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ क्रूशियल टैक्स डॉक्ट्रिन समाप्त होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम।